नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबरों ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि कहीं पर हराम खोर कुछ कह रहा है तो कहीं पर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किसी का इनकाउंटर हो रहा है। लेकिन ये हराम खोर कौन है, ये नमक हराम किसे कह रहा है, ये भी हम आपको बताएंगे और इनकाउंटर किसका हुआ है इस बारे में भी आपको समझाएंगे और आपके सामने खबरें पेश करेंगे। तो बहरहाल नाज़रीन, हम लिए चलते हैं आपको निज़ामाबाद के मोहम्मदिया कॉलोनी के रहने वाले रियाज के बारे में। कहा जा रहा है कि उसका इनकाउंटर कर दिया गया है। रियाज के बारे में हम आपको बताते हैं कि ये समद गैंग से ताल्लुक़ रखने वाला नौजवान था और इसके बारे में ये भी कहा जा रहा था कि इसने एक कांस्टेबल का कत्ल किया और फिर दूसरे कांस्टेबल को जख्मी किया और फिर एक और नौजवान जिसका नाम आसिफ बताया जाता है उसको भी जख्मी किया और कहीं छुपा हुआ था कि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके जब वो जख्मी हो गया तो उसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल निज़ामाबाद में शरीक कर दिया गया, जहां पर उसका इलाज जारी था। पुलिस का कहना है कि चौथी मंजिल पर उसका वार्ड था जहां पर उसका इलाज जारी था और उसके बाद वहां से उसने भागने की कोशिश की। एक वहां पर सिक्योरिटी पर तैनात एक कांस्टेबल की उसने बंदूक छीन ली और फिर पुलिस पर हमला करने की कोशिश की। इसी दौरान पुलिस ने अपने बचाव में उसे गोली मार दी। इस तरह ये कहानी खत्म हो गई, यानी रियाज की कहानी खत्म हो गई। जिंदगी की कहानी सिर्फ जिंदगी इतनी ही होती है। आप अंदाजा कीजिए कि 20-25 साल की उम्र का ये नौजवान आखिर इस तरह के कार्रवाइयों में कैसे मुलविस हुआ है, किस तरह जराइम की दुनिया में आया, ये भी एक सवाल बनता है। क्या दुनिया ने उसे इस जराइम की दुनिया में ढकेला था, फिर या लालच ने उसे ये काम करने पर मजबूर किया था। आप याद कीजिए आलेर इनकाउंटर में वखार और साथियों का इनकाउंटर हुआ था और आपको ये भी बता दूं कि उन्हें अदालत लाया जा रहा था। और अदालत कैसे लाया जा रहा था, उन्हें एक पुलिस बस में बिठाकर हाथों में उनके हथकड़ियां थी, पैरों में बेड़ियां थी और उनके हाथों को बस के जो सीट होती है उससे बांध दिया गया था। लेकिन पुलिस ने इनकाउंटर के बाद, इन नौजवानों के इनकाउंटर के बाद कहा कि इन लोगों ने पुलिस के हाथों से बंदूक छीनकर फायरिंग करने की कोशिश की। तो ऐसा लगता है कि कोई पुलिस दूसरों को बेवकूफ समझती है या अजीबोगरीब अंदाज है। लेकिन ये पुलिस एंड पॉलिटिक्स जो है नेक्सस, यानी सियासतदानों का और पुलिस का जो गठजोड़ था, उसने वखार इनकाउंटर वाक़े पर या वखार और साथियों के जो इनकाउंटर हुआ उस पर पर्दा डालने में कामयाब रहे। लेकिन आज भी अवाम यही सवाल कर रहे हैं कि जिन नौजवानों के हाथों में हथकड़ियां हो और पैरों में बेड़ियां हो और जिन्हें बसों की सीट से बांध दिया गया हो, वो कैसे पुलिस पर हमले की कोशिश कर सकते हैं। तो बहरहाल हजरत पुलिस है, कुछ भी कर सकती है, ये मुहावरा मशहूर है। लेकिन याद रखिए, बुराइयों का खात्मा भी होना चाहिए और नेकी की फतह होनी चाहिए। लेकिन इस ड्रामे के बारे में जो निज़ामाबाद में खेला गया, हम आपको बता दें कि ये ड्रामा, आवाम का कहना है कि ये इनकाउंटर नहीं बल्कि ड्रामा है, क्योंकि रियाज ने कांस्टेबल का कत्ल किया। कांस्टेबल की भी बीवी, कांस्टेबल के भी बच्चे, उसके माँ बाप भी होंगे। किस कदर तकलीफ होती है किसी का कत्ल होता है। तो बहरहाल रियाज को कहा जाता है कि आज इनकाउंटर नहीं हुआ रियाज का, या कल रात में इनकाउंटर नहीं हुआ, पहले ही उसे गिरफ्तार करके इनकाउंटर कर दिया गया था। फिर कहा जाता है कि उसकी लाश को पानी में फेंक दिया गया, फिर दवाखाना मुंतकिल किया गया और फिर आज ऐलान कर दिया कि रियाज का इनकाउंटर हो गया क्योंकि उसने पुलिस पर हमले की कोशिश की थी। ये हम यूं ही नहीं करें, लोग जो कहते हैं, जो आवाम कहते हैं, जो इत्तलात हम तक आ रही है, उस बारे में हमने आपको बताया है। तो बहरहाल ये ड्रामा था या इनकाउंटर था, पुलिस अच्छी तरह जानती है, क्योंकि पुलिस बहुत जिम्मेदार होती है और इस मामले में तो पुलिस बड़ी जिम्मेदारी से काम करती है, क्योंकि इनकाउंटर कोई मामूली बात नहीं होती। ये हुकूक इंसानी की खिलाफ वर्जी के मुकदमात का बायस भी बनती है। इसलिए पुलिस जो भी करती है सोच समझ कर करती है, पूरी अच्छी प्लानिंग से करती है, पूरे मंसूबे से करती है, ये पुलिस है। और आप अंदाजा कीजिए कि दिशा इनकाउंटर होता है, उसमें भी कई सवालात उठाए गए थे और कहा गया था कि ये इनकाउंटर भी एक ड्रामा था। फिर आप अंदाजा कीजिए, आलेर का भी मैंने आपको जिक्र किया, कई ऐसे इनकाउंटर्स हिंदुस्तान में हुए हैं। निर्भय के जो
यानी कातिल थे या फिर आप देखेंगे कि जानी थे, उनके साथ भी जिस तरह का सलूक किया गया, उनकी जो फांसियां दी गई, उस पर भी हुकूक इंसानी के जहदकारों ने सवालात उठाए। लेकिन अब रियाज का इनकाउंटर हुआ है, अब आप देखेंगे कि एक नौजवान का कत्ल हुआ है और एक पुलिस वाले का कत्ल हुआ है, तो अब हिसाब बराबर हुआ है। लेकिन अब देखना यह है कि समद गैंग के और कितने जो कारकुन हैं, कितने लोग हैं, कितने यानी उनकी टीम के अरकान हैं, उनके साथ क्या सलूक किया जाता है। लेकिन जो भी हो, आप अंदाज़ा कीजिए कि आप चाहे वो प्रमोद कांस्टेबल हो जिसका रियाज ने कत्ल किया था मुबैना तौर पर, या फिर रियाज हो जिसका मुबैना तौर पर इनकाउंटर हुआ है। अक्सर जो हुकूक इंसानी के जहदकार हैं वो कह रहे हैं कि ये इनकाउंटर नहीं है बल्कि कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। अब देखना यह है कि अक़लियती कमीशन क्या करता है, हुकूक इंसानी कमीशन क्या करता है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि हमारे नौजवानों को, ख़ास तौर पर मैं कहता हूँ कि जो मुस्लिम नौजवान है सज्जाद साहब, उन्हें ये सोचना चाहिए, अरे तुम्हारे पास दीन है, तुम्हारे पास कुरान है। दीन ने वाज़े तौर पर दीन इस्लाम में कहा गया है कि एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है। अब अंदाजा कीजिए कि अगर आप एक इंसान की जान बचाते हैं तो सारी इंसानियत की जान बचाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम तबाही और बर्बादी के रास्ते पर जाएंगे और बेकसूर लोगों को मारेंगे तो यह बहुत बुरी बात है। अब अंदाजा कीजिए कि उन लोगों का क्या होगा जो हिंदुस्तान को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, मजहबी बुनियाद पर तकसीम कर रहे हैं, अक़लियतों को निशाना बना रहे हैं और इस तरह के मजालिम ढा रहे हैं जो नाकाबिल तसव्वुर है। उनमें से अगर कोई रियाज बन जाए तो इस मुल्क का क्या होगा, ये सोचने वाली बात है सज्जाद साहब। बेशक ये एक जो है निज़ामाबाद से एक दर्दनाक खबर सामने आई है, चौंकाने वाली भी हम कह सकते हैं, सनसनीखेज़ खबर है। आज पूरे तेलंगाना की जो है खबरों की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। चैनलों पे यही खबर जो है चलाई जा रही है कि कैसे रियाज को पुलिस ने जो है इनकाउंटर करके हलाक कर दिया। देखिए वो अस्पताल में ज़ेर इलाज था। एक बड़ी कहानी जो है पुलिस की तरफ से आई है। कल ही जो है रियाज के हमले में जो ज़ख्मी हुआ था उस नौजवान की जो है बयान जारी किया गया था और फिर जैसे कि कांस्टेबल पे जो है रियाज ने हमला किया था, पुलिस का कहना है कि उस कांस्टेबल को मारने में रियाज का अहम रोल रहा है। तो बहरहाल जो कुछ भी हो, लेकिन एक नौजवान का यकीनन देखिए, एक यहाँ आपने जो है आखिरी में एक नुक्ता जो आपने बयान किया है वो काबिल गौर है और हमारे आज के जो है हमारी कौम के लिए काबिल तकलीद भी है कि आपका आज का जो पुराशोभ दौर है, इस दौर में मुसलमानों को न सिर्फ चौकन्ना रहने की ज़रूरत है बल्कि उनको अपने दीन पे मजबूती के साथ चलने की ज़रूरत है। जैसे कि आपने कहा कि कुरान है हमारे पास, अहादीस हैं, रसूल अस्वा हुस्ना है, तो इस पे अगर आदमी जो है कारबंद रहे तो यकीनन इस तरह के जो है हालात पैदा नहीं होते। बेशक जो है जो हुआ, जैसा हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, ये अब इस पे जो है बहुत सारे बयान आते रहेंगे, बहुत सारी जो है कहानियाँ सुनाई जाती रहेंगी, लेकिन एक नौजवान की जान चली गई, उससे पहले वो कैसे गलत सोबतों का शिकार हुआ, कैसे उसकी गैंग बनी, कैसे वो जो है एक मुजरिम बन गया। देखिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक नौजवान जो है कैसे अचानक मुजरिम बन जाता है, कैसे अचानक वो गलत रास्ते पे चलने लगता है। तो गलत रास्ते से नौजवानों को रोकने का वाहिद ज़रिया जो है कुरान है और इस्लामी तालीमात हैं। तो माँ बाप को भी चाहिए कि अपने बच्चों को जो है बचपन ही से इन तालीमात पे अमल करने की जो है ताकीद करते रहें, उनको नसीहत करते रहें, तो शायद आगे चल के इस तरह के इबरतनाक वाक़यात रूनुमा ना हों। बिल्कुल आपने सही कहा साहब। अब देखिए कि जहाँ तक दीन इस्लाम का सवाल है, अगर हमारे उलमा व मशाइख़ इस मामले में आगे बढ़ते हैं और जुमे के जो खुतबात होते हैं उसमें आप मसले के इख्तिलाफ़ात, फातिहा नान फातिहा की बात करने की बजाय अगर बच्चों के को बताएं कि दीनी मदारिस की तरफ आओ, दीन की तरफ आओ, कुरान की तरफ आओ, हदीस की तरफ आओ, तो यकीन मानिए कि इस माशरे में कोई मुजरिम पैदा नहीं होगा। क्योंकि अल्लाह ताला के करीब जो होता है, दीन के करीब जो होता है, कुरान के करीब जो होता है, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा हुस्ना के करीब जो होता है, तो वो जुर्म
से नफरत करने लगता है, झूठ से नफरत करने लगता है, और आप अंदाजा कीजिए कि जो जराइम है उससे नफरत करने लगता है। दीन इस्लाम ने वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है। तो आप अंदाजा कीजिए कि किस तरह हम अपने नौजवानों को यानी दीन के करीब लाकर, मजहब के करीब लाकर इस तरह के जराइम से बचा सकते हैं। वैसे नाज़रीन, एक और की खबर की तरफ जैसा कि मैंने इशारा किया है, गिरिराज ये बिहार से ताल्लुक़ रखता है, मरकजी वजीर है, और आपको यही बता दूं कि अजीब व गरीब बातें करता है, यानी बकवास करता है, और अगर कहा जाए हैदराबादी मुहावरे में तो ये भौंकता है। तो कहने का मतलब ये है कि मुसलमानों के खिलाफ आप ये जो मुंह खोलता है तो ऐसे खोलता है जैसे इसके मुंह से कुछ अल्फाज अदा नहीं हो रहे, बल्कि फिरका परस्ती की गंदगी बह रही है। मिसाल के तौर पर अब उस बिहार में असेंबली इंतखाबात हो रहे हैं, और उसने एक जलसे से खिताब करते हुए कहा कि मैंने एक मुल्ला से पूछा कि क्या तुमने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से या उनकी मरकजी हुकूमत की जानिब से जो आपने स्कीमात मुतारिफ करवाए हैं उससे क्या इस्तिफादा किया है? तो उस मुल्ला ने कहा, या उस मौलवी साहब ने कहा कि हाँ, मैंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत की जानिब से यानी पेश करदा स्कीमात से इस्तिफादा किया है। तब उसने कहा कि क्या तुमने मुझे वोट दिया है? तो पहले तो उसने कहा है कि यानी इस बात में जवाब दिया, यानी पॉजिटिव रिस्पांस किया, हाँ मैंने वोट दिया है। लेकिन मैंने कहा कि कुरान की कसम खाओ, तब उसने कहा कि मैंने आपको वोट नहीं दिया है। तो गिरिराज का कहना है कि मैंने उसे जवाब दिया कि मुझे नमक हराम का वोट नहीं चाहिए। अब गिरिराज चारा 80 साल के करीब है, उसकी जहनी जो हालत है वो भी आप अच्छी तरह जानते हैं। उसे अंदाजा नहीं है कि अब हिंदुस्तान उससे ये सवाल कर रहा है कि तूने मुसलमान को सिर्फ सच कहने पर नमक हराम कहा, बीजेपी को वोट ना डालने पर नमक हराम कहा। तो अब अंदाजा कीजिए कि इसने सिर्फ मुसलमानों को नमक हराम नहीं कहा, बल्कि बीजेपी को 40 या 38 या 40% अगर वोट मिलते हैं तो 60% वोट उसके खिलाफ गए हैं, तो उसने उन 60% हिंदुस्तानियों को नमक हराम कहा है। तो अब सवाल ये पैदा होता है, हमने भी कुछ लोगों से बात की है तो उन लोगों ने कहा कि नमक हराम कौन होता है हम आपको बताते हैं सर। तब उन्होंने मुझे नमक हराम कौन होता है ये बताया है, और कैसे बताया है आपको मैं बताता हूं। उन लोगों का कहना था कि नमक हराम वो है जो मस्जिद मंदिर के नाम पर हिंदू और मुसलमानों को तकसीम करता है। नमक हराम वो है जो मजहबी बुनियाद पर हिंदू और मुसलमानों के दरमियान दरारें पैदा करता है। नमक हराम वो है जो मुल्क में बेचैनी पैदा करता है। नमक हराम वो है जो मुल्क के अमन को नुकसान पहुंचाता है। नमक हराम वो है जो बेकसूर लोगों को हुजूमी तशद्दुद में शहीद करता है। नमक हराम वो है जो मुख्तलिफ किस्म के लव जिहाद, लैंड जिहाद, अजीब गरीब पैंट जिहाद, पतलून जिहाद, चड्डी जिहाद, इस तरह के नाम लेकर मुसलमानों को निशाना बनाता है। और नमक हराम वो है जो इस मुल्क में तब्दीली मजहब का नारा लगाकर मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ नाजेबा रिमार्क्स करता है, वो नमक हराम है। आप अंदाजा कीजिए कि गिरिराज तक ये आवाज भी जा रही होगी, और लोगों के ख्याल जो है हम इस प्रोग्राम के जरिए उन अनासिर तक भी पहुंचाते हैं जो इस तरह की बकवास करते हैं। लोगों का ये भी कहना है कि ये जो जमीन है, ये हिंदुस्तान है, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है, और यहाँ जो स्कीमात हुकूमतों की जानिब से मुतारिफ करवाए जाते हैं बहैसियत एक हिंदुस्तानी शहरी, हर किसी को उन स्कीमात से इस्तेफादा करने का हक हासिल है। आप क्या कहते हैं सज्जाद साहब कि नमक हराम कौन है? बिल्कुल, देखिए ये बहुत ही शर्मंगेज बयान है गिरिराज किशोर का, गिरिराज सिंह का, माफी चाहता हूँ। वो देखिए, आपको याद होगा कि जब मोदी 2014 में पहली बार इलेक्शन लड़ रहे थे वज़ीर आज़म के उम्मीदवार की हैसियत से, आम इंतखाबात में जो है बीजेपी मोदी की क़यादत में बड़ी सरगर्म थी, तो उस वक्त इसी गिरिराज सिंह ने कहा था कि जो मोदी को वोट नहीं देगा वो पाकिस्तान चला जाए। जी जी जी। मतलब आप इसकी सोच का जो है अंदाज़ा लगाइए, बिहार से इसका ताल्लुक़ है, उसके बावजूद जो है ये किस तरह की शर्मंगेज़ बयानबाजी करता है। जब जो है लास्ट आम इलेक्शन में तो ये हारते हारते जो है जीता है, ये इसको तो लोग वोट ही नहीं दे रहे थे। कन्हैया कुमार जब इसके खिलाफ में जो है मैदान में थे तो कहा जाता है कि पूरे हलके का वोट कन्हैया कुमार की हिमायत में था। जी जी जी। अब गिरिराज सिंह के जीतने की वजह क्या है? अब ये वोट चोरी का जो है मामले चल रहे हैं। तो मंदिर यहाँ पर आए। अभी तो जो है महाराष्ट्र से भी जो है राज ठाकरे ने जो है साफ तौर पे इल्ज़ाम लगाया है कि 96 लाख फेक वोटर जो है वहाँ पे जो है महाराष्ट्र में एंटर किया गए। तो ये फेक वोटों की कहानी है। आप तो जीतने के भी काबिल नहीं थे, फेक वोटों ने आपको जो है
आज जो है MP भी बनाया, और मोदी की जो है नवाजिश थी आप पे, क्योंकि आपने कहा था कि जो मोदी को वोट नहीं देता वो जो है पाकिस्तान चला जाए। तो ऐसे शरंगेज बयान देने वालों को बीजेपी ने हमेशा एंकरेज किया है, उनकी हौसला अफजाई की है, उनको इनामात से नवाजा गया है। अब देखिए एक फिल्मी अदाकारा, जी हाँ जी हाँ जी हाँ, बेचारी का नाम भी लेना भी अच्छा नहीं उसने लगता। कहा था कि जो है 2014 के बाद हिंदुस्तान को आज़ादी मिली है, नहीं, बेचारी को तो आज़ादी फिर मिली उसको MP भी बना दिया गया। अब अंदाज़ा लगाइए, उसको जेड सिक्योरिटी भी दे दी गई, MP भी बना दिया गया, और जो है नवाजिशात की बारिश भी कर दी गई। तो ये सबसे बड़ा अलमिया आज की सियासत का हो गया है कि जो बेतुकी बातें करता है, जो शरंगेज़ी करता है, जो निफाक पैदा करता है, जो इस मुल्क में जो है नफ़रत की सियासत करता है, उसको जो है नवाजा जाता है। ना उसकी काबिलियत देखी जाती है, ना उसकी अहमियत देखी जाती है, ना उसका जो है किरदार देखा जाता है। कितनी अलमनाक बात है, कितनी शर्मनाक बात है कि गिरिराज सिंह मरकज़ी वज़ीर होने के बावजूद जो है एक इंतखाबी जलसे के दौरान में कहते हैं कि मुझे नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए। जी जी जी। आप बताइए कि ये किस तरीके से जो है मुसलमानों पे हमला किया गया है बिहार में। मैं तो इसका समझता जो हूँ है सज्जद साहब 68%, 62% जो हिंदुस्तानी है उनको इसने ये बात कही है। जी बिल्कुल यकीनन कि वोट नहीं देने वाला बीजेपी को नमक हराम। इससे पहले कहा था कि जो बीजेपी को वोट नहीं देता वो पाकिस्तान चला जाए। मतलब ये कि ये इसी तरह की सतही सियासत करते रहेंगे, नफ़रत की राजनीति करते रहेंगे, माहौल ख़राब करते रहेंगे, शरंगेज़ बयानात देते रहेंगे, और बीजेपी जो है ऐसे लोगों को प्रमोट करती रहेगी। तो फिर हम नहीं समझते कि जो है इससे मुल्क का कुछ भला होने वाला है। और ये बयान काबिल गिरफ्त है, बहुत तशवीशनाक है, और इस बयान पे इस वज़ीर की गिरफ्त होनी चाहिए। अब देखने वाली बात यह है कि मोदी एंड कंपनी जो है इस बयान पे क्या रिएक्शन देती है। अपोजिशन के तो बड़े सख्त जो है रिएक्शन सामने आ रहे हैं, और इस बयान ने बिहार में सियासत को नया उरूज दे दिया। बिल्कुल आपने सही कहा। बहन नाज़रीन, जब बात सियासत की आती है और बिहार की सियासत की आती है तो बता दें कि अब ऐसा लग रहा है कि JDU जो इंतहाई सेक्युलर जमात समझी जाती थी, पिछले इंतखाबात में उसने 10 मुसलमानों को टिकट दिया था। इस मरतबा 4 मुसलमानों को उसने मैदान में उतारा है। और आपको ये बताना ज़रूरी है कि जहाँ तक 2015 की बात है, तकरीबन 24 मुस्लिम उम्मीदवार बिहार असम्बली पहुँचे थे, कामयाब होकर यानी MLA बने थे। इसी तरह अगर आप बात करते हैं 2010 की तो 19 मुस्लिम MLA आपको बिहार असेंबली में नजर आए थे। 2020 में 19 मुस्लिम उम्मीदवारों को यानी कामयाबी मिली थी, और जिसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 5 थे, जिसमें से 4 ने इन्हिराफ किया। तो बहरहाल अब आपको ये बताते हैं कि राहुल गांधी ने बार बार ये इल्ज़ाम आयद किया कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में बीजेपी का साथ दे रहे हैं, यानी हुक्मरान जमात का साथ दे रहा है। और इसीलिए उन्होंने नारा लगाया था वोट चोर गद्दी छोड़। और ये नारा इस कदर मैं समझता हूँ कि तकलीफदा बन गया मोदी के लिए और गिरिराज सिंह के जैसे लोगों के लिए कि उन लोगों ने अजीब व गरीब बातें शुरू कर दी हैं। तो बहरहाल अब बिहार में यानी पोलराइजेशन ऑफ वोटर्स या पोलराइजेशन ऑफ वोट्स के लिए एक गिरिराज सिंह ने जिस अंदाज में बात की है वो काबिल मजम्मत है, और उनको अब बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन जहाँ तक राहुल गांधी का सवाल है, जिन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि महाराष्ट्र जैसी रियासत में जहाँ पर यानी अपोजिशन को कामयाबी मिलने वाली थी वहाँ वोट चोरी किए गए और बोगस वोट्स यानी शामिल करते हैं, वहाँ कामयाबी हासिल की गई, और उसका सबूत भी उन्होंने पेश किया था। अब आपको बता दूं कि राज ठाकरे जो MNS के सरबराह हैं और इनके चचाजाद भाई हैं यानी उद्धव ठाकरे के, उन्होंने अब दावा किया है कि महाराष्ट्र में एक ऐसे वक्त जबकि मुकामी इदारे जात खासतौर पर बम्बई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो इंतखाबात हो रहे हैं BMC के, उसके पेश नज़र 96 लाख बोकस वोट फहरिस्त राय दहिंदगान में शामिल किए गए हैं। और इस सिलसिले में 11 नवंबर को अपोजिशन का जबरदस्त एहतजाज है, और संजय रावत जो उद्धव ठाकरे के बहुत ही करीबी साथी हैं उन्होंने राज ठाकरे के इस बयान की हिमायत की है और कहा कि जो राज ठाकरे ने जो दावा किया है 96 लाख जो बोगस वोटर्स फहरिस्त राय दहिंदगान में शामिल किए गए हैं वो बिल्कुल सही है। ये वोट चोर हैं और वोट चोरी के जरिए ये इख्तिदार हासिल कर रहे हैं। तो बहरहाल 11 नवंबर को अपोजिशन का लॉन्ग मार्च है, उसमें न सिर्फ उद्धव ठाकरे की शिवसेना बल्कि राज ठाकरे की MNS और शरद पवार की NCP और दूसरी जमातें तमाम की तमाम जमातों के कायदीन हिस्सा लेंगे। और वैसे भी नाज़रीन, हम बिहार की अगर बात करते हैं तो अगर वहाँ पर भी वोट चोरी
का इसी तरह सिलसिला जारी रहा तो फिर महागठबंधन यानी कांग्रेस जेडी आरजेडी वगैरह के जो इत्याद है उसको नुकसान हो सकता है। और जहां तक बिहार में मुसलमानों की आबादी का सवाल है तो आपको बता दें कि 17.7% आबादी मुसलमानों की है। और शर्म की बात यह है कि एनडीए ने इस मरतबा 243 रुकनी बिहार असेंबली के लिए जो इंतखाबात हो रहे हैं उसमें सिर्फ 5 उम्मीदवारों को, मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। तो सज्जाद साहब, आप देखेंगे कि हर जो सेक्युलर जमात भी है वो मुसलमानों से डर रही है, आखिर वजह क्या है? देखिए, यही तो सबसे बड़ा अलमिया है कि हमें जो है अब सोचने की ज़रूरत है कि क्या किस मरहले में आके हम जो है खड़े हुए हैं। तारीख गवाह है कि मुसलमानों ने जद्दोजहद की तो अंग्रेज़ इस मुल्क को जो है छोड़ के भागे। जी जी, मुसलमानों ही की कुर्बानियों का नतीजा था कि आज ये मुल्क आज़ाद है, और मुसलमानों ही की हमेशा कुर्बानियों का नतीजा रहा है कि ये मुल्क तरक्की करता रहा है, फलता रहा है, फूलता रहा है। हमेशा मुसलमानों का कंट्रीब्यूशन रहा है इस मुल्क के लिए। लेकिन 2014 के बाद अचानक जो है एक तब्दीली आती है, एक जो है एक ऐसे शख्स को मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाता है जिसकी चीफ मिनिस्ट्री के दौर में जो है गुजरात में भयानक फसादात हुए थे। दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं 2002 के फसादात को, इतने खौफनाक फसादात के जो है उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म वाजपेयी ने कहा था कि राजधर्म निभाने में नाकाम रहे हैं। तो बहरहाल जो है एक ऐसे शख्स को जिसके बारे में जो है बहुत सारे जो है रिमार्क किए गए थे, अमेरिका ने वीज़ा देने से इनकार कर दिया था, उस शख्स को जो है फिर वज़ारत उज़्मा की कुर्सी नसीब हो जाती है। एक प्रोपेगेंडा वार करके वो लोग जो है आ जाते हैं इक़्तिदार में, नफ़रत की बुनियाद पे, तफरीक की बुनियाद पे, मज़हबी जो है मनाफरत की बुनियाद पे, जो भी हो। उसके बाद से जिस मुनज़्ज़म तरीके से मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है काम किया जा रहा है, जिस मुनज़्ज़म तरीके से मुसलमानों को साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है, जिस मुनज़्ज़म तरीके से मुसलमानों को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है, मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है। आप देखिए, जी हाँ, इलीगल प्रॉपर्टी के नाम पे या इलीगल कंस्ट्रक्शन के नाम पे मस्जिदों को जो है यूपी में शहीद किया जा रहा है। आसाम में मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है, यूपी में मदरसों की जो है जांच शुरू कर दी गई थी। तो ये जिस तरह के हालात अब मुल्क में आए हैं, यकीनन ये तशवीशनाक हैं। देखिए, हर कोई अगर मुसलमानों से मतलब एक एहतियात बरत रहा है तो ये तो बहुत अफसोस की बात है। हम इस मुल्क की दूसरी बड़ी आबादी हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, अक्सरियत है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। उसके बावजूद अगर हमें इस तरह से जो है हर कोई साइडलाइन करने की कोशिश कर रहा है तो फिर हमें अपनी हिकमत अमली बदलने की ज़रूरत है, अपनी सूरत हाल पर असर नौ नज़र डालने की ज़रूरत है, और ये देखने की ज़रूरत है हम में कामी क्या है, हम में कामी कहाँ है, हम कहाँ नाकाम हैं, हम क्या दीन से हमारी वाबस्तगी ख़त्म हो गई है, ये भी देखने वाली बात है। असल में सज्जाद साहब, आपको बता दूं कि जो सियासी कायदीन है, जो हमारी सियासी क़यादत है, वो पहले तो नज़र नहीं आती हिंदुस्तान में, अगर कहीं कहीं अगर दिखाई भी देती है तो वो मफाद परस्त है, यानी अपने मफादात को सबसे ज़्यादा अहमियत देती है, तो मिल्लत के मफादात को अहमियत नहीं देती। नतीजे में इस तरह के वाक़यात पेश आएंगे कि आप देखेंगे हुजूमी तशद्दुद में हमारे नौजवान शहीद किए जा रहे हैं, पुलिस की कार्रवाई में आई लव मोहम्मद भी अगर हम कहते हैं तो हमें गोली मार दी जा रही है। तो इस तरह की क़यादत की यानी नाकारा क़यादत की वजह से इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं। उलमा और मशाइखिन क्या कर रहे हैं, ये भी सोचने वाली बात है। अरे मेरे भाई, तुम्हारे को जुमा दिया गया है, खुतबा जुमा में आप इस तरह की बातें कर सकते हैं, नौजवानों में एक नया आज़्म और हौसला पैदा कर सकते हैं, उन्हें तालीम की तरफ राग़िब कर सकते हैं, उन्हें तरक्की की तरफ राग़िब कर सकते हैं, और उन्हें ये बता सकते हैं कि किस तरह अपने आप को बचाया जा सकता है, अपने आप को दुश्मनों के शर से महफूज रखा जा सकता है। बहरहाल नाज़रीन, आपको हम लिए चलते हैं फ़लस्तीन में ऐसा लगता है कि इसराइल ने फिर दरिंदगी का आगाज कर दिया है, उसने जंग बंदी तोड़ दी है, इस तरह के इशारे मिल रहे हैं। लेकिन अमेरिका परेशान है, ट्रंप भी परेशान है, वो शर्मसार भी हो गए हैं कि उन्होंने कहा था कि जंगबंदी हो जाएगी, जंगबंदी पर अमल भी किया गया, लेकिन इसराइल ने पिछले 24 घंटों के दौरान तकरीबन 98 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया है फ़िज़ाई हमले करते हुए। इसका खुमियाजा तो उसे भुगतना पड़ेगा और उसे आलमी अदालत में घसीटा जाना चाहिए कि उसने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इर्तिकाब किया है। वैसे भी अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस और ट्रंप के यहूदी दामाद
जेड कैशनर और उसके अलावा मशरिक़ वस्ता के जो खुसूसी एलची हैं वो इसराइल का दौरा कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आपको बता दूं कि मिस्र का दौरा करने वालों में हमास के कायदीन शामिल हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको अच्छी तरह अंदाजा है कि तकरीबन 76,000 यानी 7 अक्टूबर 2023 से लेकर जंगबंदी तक 76,000 फ़लस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया था, जिसमें ख़वातीन और बच्चों की अक्सरियत थी। और 2 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए थे, जिनमें 50% मुस्तकिल तौर पर माजूर हो गए। उसके बाद ट्रंप को शर्म आई और आलमी बिरादरी भी शर्मसार हुई और ये जंगबंदी की गई और जंगबंदी तोड़ने के लिए उसने यानी इसराइल ने हमला कर दिया। तो सज्जाद साहब ये बताइए कि क्या इसराइल जो चाहे कर सकेगा? देखिए, यही तो कर रहा है इसराइल। अब क्या कर रहे हैं सारे आलम के मुसलमान? यकीनन हम जो है सिर्फ इंडिया के मुसलमानों की बात नहीं, आलम के मुसलमानों की भी बात हम करते हैं तो हमको ऐसा मालूम होता है कि हमारी हमीयत कहीं खो गई है। जी जी। अब देखिए, वहाँ पे जंगबंदी हुई, हमास ने सारे रमालियों को हवाले कर दिया। सही सालम जो दिन थे उनको जो है बिल्कुल उनके कोई खलाश तक नहीं थी, लेकिन जो वहाँ से कैदी आए उनको जो है दरिंदगी का निशाना बनाया गया था। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अभी जंगबंदी जब हो चुकी है, जब बाज़ाब्ता जो है शर्म अल शेख में बड़े बड़े तुर्की का नुमाइंदा भी है, पाकिस्तान का नुमाइंदा भी है, मिस्र का नुमाइंदा भी है, कतर का नुमाइंदा भी है, सबके साथ बैठ के एक एग्रीमेंट हुआ है अमन का। तो फिर फ़लस्तीन में गज़ा में बमबारी क्यों हो रही है, फिर कार्रवाइयाँ क्यों हो रही हैं, फिर मासूम बच्चों को शहीद क्यों किया जा रहा है, फिर जो है मासूम लोगों को, निहत्थे लोगों को मारा क्यों जा रहा है? यकीनन ये बड़ा सवाल है। और इसका जो है बारे में देखिए, साफ सी बात है कि जब इज़राइल ताकत का इस्तेमाल कर रहा है तो फिर ये दूसरे ममालिक इज़राइल को अगर इसी तरह से नज़रअंदाज करते रहेंगे तो फिर कैसे वो आपसे डरेगा? सबसे बड़ा सवाल यानी उसके गुनाहों पर पर्दा डाला जा रहा है, उसके जराइम पर पर्दा डाला जा रहा है। यही किया जा रहा है कि खामोशी आपकी खामोशी, आपकी बेहिसी जो है पूरी कौम की कमज़ोरी का जो है अलामत बन के रह गई है। बिल्कुल आपने सही कहा है। बहरहाल नाज़रीन, इसके साथ हम अपना प्रोग्राम खबरों ख्याल इख्तिताम को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।